हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूके एकेडमी में। मैं ब्रजेश कुमार। आप लोग से मैंने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कितने होते हैं। तो मैंने आपको दो टाइप के प्रकार बताए थे। पहला होता है उपयोगकर्ता के आधार पर सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। दूसरा मैंने बताया था काम करने के मोड के आधार पर। तो उसमें हमारे दो थे, एक था CUI और दूसरा था GUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और दूसरा था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे हम आज बात करेंगे कि हमारे और टाइप के जो प्रकार होते हैं वो कैसे होते होंगे। तो हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकारों के बारे में। तो क्या है, विकास के क्रम के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। विकास का क्रम मतलब होता है कि कंप्यूटर सिस्टम की जो पीढ़ियां थी, जो स्टार्टिंग हुई थी, तो पहले कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती थी, आगे कौन सी काम करती है, या आज वर्तमान में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी काम करती है। तो उस क्रम के आधार पर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को कई प्रकारों में डिवाइड किया है। हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला नंबर आता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा आता है? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए इसमें क्या होता था। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर स्वयं उपयोग करने के बजाय अपने जॉब यानी कि कार्य को किसी पंच कार्ड या इसी प्रकार की डिवाइस के ऑपरेटर को दे देते थे, और ऑपरेटर सभी जॉब्स के समूह को एक साथ चला देता था। तो सामान्यतः बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में एक बार में एक प्रोग्राम चलता था। इनका उपयोग अब ना के बराबर, मतलब कुछ भी कहा जाए, बैच प्रोसेसिंग जब हमारी स्टार्टिंग में आई थी तो पहले क्या होता था कि एक एक कार्य हम कर पाते थे। जैसे हम डॉस यूज करते हैं तो डॉस में एक समय पर एक ही कमांड एग्जीक्यूट होती थी। तो बैच प्रोसेसिंग को लाया गया था इस कमी को दूर करने के लिए कि हम मान लीजिए किसी कार्य को करने के लिए हमें एक साथ कई सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट कराना है, तो वो अलग अलग करनी पड़ती थी। तो बैच प्रोसेसिंग के द्वारा क्या किया गया था कि जब कई सारे जॉब यानी कि कई सारे कार्य हम एक साथ एग्जीक्यूट कराना चाहते थे तो बैच प्रोसेसिंग का यूज करते थे। तो उसमें होता क्या था कि यूजर स्वयं किसी कमांड को नहीं चलाता था। वो जितनी भी कमांड्स या जो भी कुछ कार्य वो करना चाहता था उन सभी कार्यों को पंच कार्ड या इस प्रकार की और भी डिवाइसेस होती थी उन पर भेज देता था, और उन्हें ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर सभी जॉब्स का एक समूह बनाता था और उसे एक साथ एग्जीक्यूट करा देता था। तो और ये भी बात कही गई कि सामान्यतः बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक प्रोग्राम चलाता है और इनका उपयोग अब ना के बराबर है, मतलब अब जो है बैच प्रोसेसिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। किंतु कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर में अभी भी इनका उपयोग किया जा रहा है। मतलब जो पुराने जमाने के कुछ भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं उनमें आज भी बैच प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं, अगला नंबर है हमारे पास टाइम शेयरिंग या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने यूजर्स के आधार पर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग को बताया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ उसी को हम लोगों ने बोला है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग का मतलब क्या होता है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर तो एक ही रहता है। नॉर्मली अगर देखा जाए कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसर एक ही रहेगा। जब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एनवायरनमेंट होता है तो उसमें क्या होता है कि कई सारे यूजर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं। तो उसमें होता है कि जो भी प्रोसेसर का जो समय होता है, जो प्रोसेसर वर्किंग में प्रोसेस में जो समय लगाता है, उस समय को विभिन्न यूजर्स के बीच बांट दिया जाता है, मतलब टाइम को शेयर कर दिया जाता है। जब टाइम शेयर कर दिया जाता है तो हमें वो समझ में नहीं आता है कि टाइम शेयर है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कार्य के लिए वो एक निर्धारित समय शेयर करता है, और ये बदलाव इतनी तेजी से होता है कि हमें लगता है कि एक समय हमको पूरा प्राप्त किया जा रहा है। मतलब टाइम शेयरिंग या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग नेटवर्क में किया जाता है। इसके माध्यम से विभिन्न यूजर एक ही समय में एक प्रोग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर के कई अकाउंट बना दिए जाते हैं, जिससे यूजर सॉफ्टवेयर का उपयोग करने तो उसको परमिशन प्राप्त रहती है। मतलब हम यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और उस सॉफ्टवेयर को कई सारे यूजर्स के द्वारा उपयोग कराया जा सकता है। किंतु होता क्या है कि यहाँ पर हम परमिशन भी दे सकते हैं कि कौन सा यूजर किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कितनी हद तक या कितनी सीमाओं तक उपयोग कर सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो आप जब स्टूडेंट होकर के ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपका पोर्टल अलग होता है, और जब यूनिवर्सिटी में जो भी कॉलेज की लॉगिन आईडी होती है उसका पोर्टल अलग होता है, यूनिवर्सिटी की लॉगिन का पोर्टल अलग होता है। तो तीनों प्रकार के यूजर्स को क्या होता है, अलग अलग प्रकार के अधिकार प्राप्त रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं
कि अलग अलग प्रकार के यूजर्स को अलग अलग प्रकार की परमिशंस प्राप्त रहती हैं। जैसे हमारे एक सामान्य कंप्यूटर सिस्टम में एक एडमिन यूजर होता है, दूसरा स्टैंडर्ड यूजर होता है, एक लोकल यूजर होता है और एक होस्ट यूजर होता है। इन सभी का अलग अलग होने का ये तात्पर्य है कि सबकी परमिशंस अलग है। जैसे जो हमारा होस्ट यूजर होता है वो केवल फाइल्स को देख सकता है, अपने लिए एक नॉर्मल फाइल क्रिएट कर सकता है, किंतु पहले से बनी हुई किसी भी फाइल में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। वो सिस्टम की फाइल्स को डिलीट भी नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से टाइम शेयरिंग या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे यूजर अकाउंट बना दिए जाते हैं जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। उसके बाद अगला नंबर हमारा आता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग, अब टास्क का क्या मतलब होता है? टास्क का मतलब होता है कार्य। तो जब किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय पर एक से अधिक कार्य किए जा रहे होते हैं तो उस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस काम में भी वही चीज है कि वास्तविकता में प्रोसेसर बहुत जल्दी अलग अलग प्रोसेस को समय प्रदान करता है, मतलब अपना जो समय है वो शेयर कर देता है। किसके लिए? अलग अलग प्रोसेस के लिए। और ये जो समय है वो परिवर्तित करता है तो वो कार्य इतनी तेजी से होता है कि यूजर को सभी कार्य एक साथ होते हुए प्रतीत होते हैं। क्या होता है कि जो टाइम वो शेयर करता है, जो टाइम वो देता है अलग अलग प्रोसेस को, तो वो इतनी तेज गति से होता है कि हमें ऐसा लगता है कि सारे कार्य वो एक साथ कर रहा है। और देखो इस कार्य को सीपीयू शेड्यूलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस कार्य को सीपीयू शेड्यूलिंग, जो वो टाइम शेयर करता है प्रोसेसर का, उस कार्य को हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं। इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि किस प्रोसेस को सीपीयू के द्वारा कितना समय दिया जाएगा और कितनी तीव्र गति से वो दूसरी प्रोसेस को ही वो समय देगा। ठीक है, इसका लाभ ये हुआ कि सीपीयू का जो खाली समय था उसका उपयोग आसानी से और सर्वोत्तम तरीके से होने लगा था। उसके बाद आगे हम देखते हैं मल्टीटास्किंग के बाद था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने बताया कि डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक पूर्व निर्धारित समय होता है जिसे हम लोग रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। किस कार्य के लिए? किसी भी कार्य को क्रियान्वित करने के लिए एक पूर्व निर्धारित समय होता है जिसे रिस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। फिर ये प्राथमिक रूप से प्रोसेस कंट्रोल एवं टेली कम्युनिकेशन में अधिक प्रयोग किए जाते हैं और इनका सबसे ज्यादा उपयोग होता है वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों में, रोबोट्स में, हवाई यातायात नियंत्रण यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल इत्यादि में। रीजन क्या है? अब इसको रियल टाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वास्तविक समय पर ही किसी न किसी कार्य को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब हम इसमें ऑटोमेशन तकनीक से किसी भी कार्य का एक निर्धारित टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं और वह कार्य अपने आप उस समय पर स्वतः ही एग्जीक्यूट कर जाता है, यानी कि प्रोसेस की स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं तो वो भी क्या है? एक प्रकार का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जब सर्वर में होता है। क्यों? क्योंकि हम जिस समय फॉर्म को अपने एक लोकल कंप्यूटर से भर रहे होते हैं तो वो सारी डिटेल सर्वर कंप्यूटर पर उसी समय जाकर के स्टोर हो रही होती है, यानी कि सर्वर में जो होता है उस पर हमारा किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है जो वास्तविक समय पर किसी भी कार्य को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। उसके बाद अगला नंबर हमारा आता है रियल टाइम के बाद मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर और मल्टी प्रोसेसिंग दोनों में अंतर है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है जहां पर कई सारे कार्य हो और मल्टी प्रोसेसर का मतलब होता है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिन कंप्यूटर सिस्टम्स में एक से अधिक प्रोसेसर पाए जाते हैं उन पर प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। क्यों? क्योंकि वह ऑपरेटिंग सिस्टम उन सभी प्रोसेसर्स का प्रयोग किसी भी प्रोसेस को पूर्ण करने में क्या करता है और इस प्रकार की तकनीक को हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। क्योंकि मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कार्य होता है प्रोसेसर मैनेजमेंट का, तो जब भी किसी कार्य को एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रोसेसर को देना होता है तो वह काम कौन करता है? वो काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो जब हमारे सिस्टम में एक से अधिक प्रोसेसर होंगे तब हम किसी कार्य को किस प्रोसेसर को देंगे ये हम तो निर्धारित नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज का निर्धारण कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है।
बाद अगला नंबर हमारा आता है 6वां नंबर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं छोटी मोटी, जैसे टीवी हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, माइक्रोवेव हो गया, तो इनको एग्जीक्यूट यानी क्रियान्वित करने के लिए उसमें पहले से कोई ना कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डाल दिए जाते हैं। तो उस प्रकार की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल करती हैं, तो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फिर अगला नंबर हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये कई सारे प्रोसेसरों का उपयोग कर विभिन्न एप्लीकेशन चैनल्स को चलाता है और इन एप्लीकेशनों या सॉफ्टवेयरों का उपयोग भी कई सारे यूजर करते हैं। मतलब यहाँ पर प्रोसेसर भी बहुत सारे हैं और यूज किए जाने वाले एप्लीकेशंस भी बहुत सारे हैं और यूज करने वाले यूजर्स भी बहुत सारे हैं। मतलब उपयोगकर्ता और जिसका उपयोग हो रहा है वो, और जिस कंप्यूटर पर चल रहा है उस पर प्रोसेसर्स की संख्या, ये सभी मात्रा में अधिक है। यूजर्स भी कई सारे हैं, एप्लीकेशंस की संख्या भी कई सारी है और प्रोसेसर्स भी कई सारे हैं। तो जब इस प्रकार का हम कोई एनवायरनमेंट तैयार करते हैं तो वहां पर जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है उसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि यह यूजर को बहुत सारे रिसोर्स उपयोग करने की संभावना को बढ़ा देता है। और अगर हमारा एक सिस्टम बंद हो जाता है, बिगड़ जाता है, तब भी हम अन्य सिस्टम्स का उपयोग करके अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक, तो ये थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। कितने प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ट्रिपल सी की सिलेबस में। तो ट्रिपल सी की सिलेबस में हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक जो पढ़ते थे वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज 7 हो गया, विंडोज एक्सपी हो गया, उनके बारे में पढ़ते थे। लेकिन अब जब से जुलाई 2020 से सिलेबस चेंज हुआ है तो हमें यहाँ पर किसको पढ़ना है? लाइनेक्स को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? लाइनेक्स को। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे हम? लाइनेक्स पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पर मैंने दो चीजें लिखी हैं, GNU लाइनेक्स। अब तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए लाइनेक्स है क्या, लाइनेक्स आया कहां से, तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखो लाइनेक्स क्या है? यूनिक्स जैसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रचालन तंत्र का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या मतलब होता है इसका? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रचालन तंत्र का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स क्या है? यूनिक्स जैसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अर्थात मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स का मतलब अभी आपको मैं डिटेल में आगे बताऊंगा, आप परेशान मत होइएगा अभी। तो क्या है ये? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यह GPL वर्जन 2 लाइसेंस के अंतर्गत सर्वसाधारण के उपयोग हेतु उपलब्ध है। देखो जहां ओपन सोर्स की बात आती है तो उसमें क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही मतलब सॉफ्टवेयर तो हम बहुत सारे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ओपन सोर्स का क्या मतलब निकल रहा है? यहाँ कुछ स्पेशल होगा उसका। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना तो आसान काम है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड होता है, मतलब जो उसकी कोडिंग की गई होती है, वो हमें जल्दी नहीं प्राप्त होती है। तो जिस प्रकार के सॉफ्टवेयर्स की हमें कोडिंग भी प्राप्त हो जाती है फ्री में नेट के द्वारा, मतलब इंटरनेट से हम उसकी कोडिंग को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिस भी प्रकार के सॉफ्टवेयर्स में हम उनकी कोडिंग्स को यानी कि सोर्स कोड को प्राप्त कर लेते हैं मुफ्त में, वो कहलाते हैं आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो लाइनेक्स जो है वो एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो जो सर्वसाधारण को फ्री में उपलब्ध हो जाता है। और आगे कह रहा है इसका कुछ भाग यूनिक्स से प्रेरित है, मतलब लाइनेक्स से पहले यूनिक्स था। यूनिक्स जब बनाया गया था उसको धीरे धीरे विकसित किया गया है, जो आज लाइनेक्स के रूप में हमारे सामने आया है। अब आगे बढ़ते हैं। यूनिक्स में क्या था कि कुछ समस्याएं थी। यूनिक्स में किसी कार्य को करने के लिए कुछ समस्याएं होती थी, थोड़ा सा ये कठिन था, कमांड बेस्ड था, यूज करने में आसान नहीं था, तो सभी लोग उसको यूज नहीं कर पाते थे। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया? मिनिक्स का निर्माण किया। यूनिक्स के बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया था जिसका नाम था मिनिक्स। क्या नाम था उसका? मिनिक्स। यूनिक्स के बाद मिनिक्स आया। क्या आया था? मिनिक्स। ठीक है, मिनिक्स का विकास किया गया। अब देखते हैं यूनिक्स का विकास 1960 के दशक में AT&T बेल लैबोरेटरी
मतलब ये वो लेबोरेटरी है जहां पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया गया था। ठीक, AT&T बेल लेबोरेटरी में किया गया था। आगे उसी की डिटेल जानकारी दी गई है। यह कंपनी एक इजारेदारी थी, मतलब यह एक प्राइवेट कंपनी थी, इसलिए वह कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर नहीं बेच सकती थी। उसने इसे सोर्स कोड के साथ बिना शर्त सरकार तथा विश्वविद्यालयों को दे दिया। मतलब जो AT&T लेबोरेटरी नाम की जो कंपनी थी, उसने यूनिक्स के सॉफ्टवेयर को क्या किया, सरकार और विश्वविद्यालयों यूनिवर्सिटियों को फ्री में प्रोवाइड करा दिया। और किसके साथ, सोर्स कोड के साथ बिना शर्त सरकार तथा विश्वविद्यालयों को दे दिया। अब सोर्स कोड क्यों दिया, जिससे अगर वो चाहे तो उस पर फेरबदल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सोर्स कोड दिया गया जिससे वो चाहे तो उस पर फेरबदल कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, 1980 के दशक के आते आते यूनिक्स सबसे लोकप्रिय शक्तिशाली स्थिर ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। हालांकि उस समय तक उसमें कई बदलाव हो चुके थे। अब उसके आगे क्या हुआ, लाइनक्स कहां से आया। अब आगे हम देखते हैं, यूनिक्स में एक कमी थी, इसको समझना तथा चलाना दोनों ही मुश्किल कार्य थे। एंड्रयू टेनेनबाम इन्होंने, ये क्या थे, ये एम्बर्सडरडैम में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने यूनिक्स में जो समस्याएं थी उसकी सहायता के लिए एक मिनिक्स नाम का प्रोग्राम लिखा। क्या लिखा, मिनिक्स नाम का एक प्रोग्राम लिखा। ठीक है, उसके बाद उस प्रोग्राम में भी कुछ कमियां थी और उन कमियों को लिनुस टोरवाल्ड जो फिनलैंड के थे और हेलसिंकी विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने मिनिक्स की कमी को दूर करने के लिए एक प्रोग्राम लिखा जिसे बाद में लिनुक्स का यूनिक्स कहा जाता है, या इसको ही हमने क्या कहा, लाइनक्स कहा। मतलब तो हम कह सकते हैं लाइनक्स में जो निर्माण किया था वो लिनुस टोरवाल्ड ने किया था। किसने किया था, लिनुस टोरवाल्ड। तो लेकिन विकास कैसे हुआ, सबसे पहले था यूनिक्स आया था, यूनिक्स की सहायता के लिए मिनिक्स बनाया गया और मिनिक्स पर जो कमियां थी उसे लिनुस टोरवाल्ड ने दूर किया। और जब इन्होंने उन कमियों को दूर किया, तब जब हमारे सामने जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया उसे हम लोग लिनक्स का यूनिक्स या लाइनक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला कोर या कर्नल उन्होंने सन 1991 में इंटरनेट पर पोस्ट किया। फिर उसके बाद तब तक सर रिचर्ड स्टालमैन, अब ये भी ध्यान दीजिएगा, सर रिचर्ड स्टालमैन का GNU प्रोजेक्ट यानी कि GNU प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका था। जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका था, और तो लिनस टोरवाल्ड ने क्या किया, इस प्रोजेक्ट से बहुत सारे प्रोग्राम्स अपने ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि लिनक्स पर यूज किए। इसलिए सर रिचर्ड स्टालमैन का कहना था कि इसे केवल लिनक्स नहीं कहना चाहिए, इसे GNU लिनक्स कहना चाहिए। क्यों कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस लिनक्स पर, लिनस टोरवाल्ड ने इस लिनक्स पर बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे थे जो GNU प्रोजेक्ट के थे, उनको उन्होंने शामिल किया था। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम लिनक्स को अकेले लिनक्स नहीं कह सकते हैं, इसे हमें GNU लिनक्स कहना चाहिए। तो इस प्रकार इसका इतिहास है। सबसे पहले यूनिक्स आया था, यूनिक्स पर सुधार करने के लिए एंड्रयू टेनेनबाम ने मिनिक्स का निर्माण किया था। उसके बाद उस पर भी जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए लिनस टोरवाल्ड ने एक प्रोग्राम लिखा जिसे हम लिनक्स का यूनिक्स कहते हैं, या उसी को हम लोग लाइनक्स कहते हैं। ठीक, तो लाइनक्स को लिखने के लिए मिनिक्स पे जो भी सुधार किए, उन सुधारों को उन्होंने कहां से प्राप्त किया, GNU के प्रोजेक्ट से प्राप्त किया। और उसे किसने लिखा था, रिचर्ड स्टालमैन ने GNU का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था नेट पर। तो वहां से उन्होंने प्रोग्राम लिए और उसे अपने लिनक्स पर ऐड कर दिया। उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सामने आता है वह लाइनक्स कहलाता है। तो कुछ लोग उसे GNU लाइनक्स भी कहते हैं या कुछ लोग उसे खाली लाइनक्स भी कहते हैं। तो ये हमारे लाइनक्स की हिस्ट्री है। अब आगे बात करते हैं, हम जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ेंगे उबंटू के बारे में पढ़ेंगे। उबंटू क्या है, लाइनक्स का ही एक आगे का वर्जन है जो अब यूज किया जाता है। तो यहाँ पर वही बात कह रहा है, उबंटू भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पर्सनल कंप्यूटर, IoT डिवाइस, मोबाइल फोन और सर्वर के लिए एकदम मुफ्त
यानी कि फ्री। अब मैंने बात की ये फ्री में उपलब्ध है और इसका सोर्स कोड भी उपलब्ध हो जाएगा, तो उबंटू किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा? तब हम कहेंगे उबंटू जो है हमारा वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, आगे देखते हैं क्या है ये, मुफ्त में उपलब्ध है। उसके बाद क्या कर रहा है, इसे GNU जनरल पब्लिक लाइनेक्स यानी कि GPL, ठीक, GNU जनरल पब्लिक लाइनेक्स के तहत डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मतलब इसका जो निर्माण है वो GNU जनरल पब्लिक लाइनेक्स GPL की तरह किया गया है। यह एक डेबियन लाइनेक्स पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? यह एक डेबियन लाइनेक्स पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक, जो बहुत सिंपल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। उबंटू को एक यूके बेस्ड कंपनी कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मतलब जो वितरण किया गया है, बनाया तो किसी और ने होगा, लेकिन उस पर कंपनी के द्वारा उस बने हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को नेट पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आगे बात करते हैं, उबंटू फ्री होने के साथ साथ ओपन सोर्स भी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्री होने के साथ साथ अगर हम इसका सोर्स कोड भी प्राप्त कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा। तो यहाँ वही बात कर रहा है कि उबंटू फ्री होने के साथ साथ ओपन सोर्स भी है, जिसका सोर्स कोड सबके लिए पब्लिकली कमिटेड है। मतलब इसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक सामान्य यूजर भी इंटरनेट से आसानी से डाउनलोड कर सकता है। मतलब उबंटू के सोर्स कोड को भी प्राप्त कर सकता है। फिर उसके बाद जिसमें दुनिया भर के जो डेवलपर्स होते हैं वो उसमें इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, मतलब उस पर बदलाव करते रहते हैं। भाई मान लीजिए आप डेवलपर हैं तो क्या होगा, अगर किसी सॉफ्टवेयर में कोई कमी या कोई समस्या आपको नजर आ रही है और यदि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम जानते हैं तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास उसका सोर्स कोड है तो आप उसमें बदलाव करके अपनी इच्छा अनुसार जो भी उसमें सुधार करना है और जो भी समस्या आपको आ रही है तो आप उसको दूर कर सकते हैं। तो उबंटू क्या है? ओपन सोर्स है, जो अपने सोर्स कोड के साथ इंटरनेट पर आसानी से प्राप्त हो जाता है। आगे उबंटू को सबसे पहले सन 2004 में, ठीक है, ये चीज ध्यान देने की बात है, उबंटू को सबसे पहले 2004 में कैनोनिकल लिमिटेड कंपनी के द्वारा एक फ्री प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। ये लाइन में बताने जा रहा हूँ, इसका क्वेश्चन आपके ट्रिपल एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक, उबंटू लाइनेक्स पहले से ही बहुत सारे फीचर्स और प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर जैसे लिब्रे ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स और VLC मीडिया प्लेयर, मतलब हम अगर कोई डॉक्यूमेंट का कोई काम करना चाहते हैं या ऑफिस वगैरह का कोई काम करना चाहते हैं तो हम लिब्रे ऑफिस का यूज करते हैं। ठीक है, यदि हम नेट यूज करना चाहते हैं तो हमें ब्राउजर की आवश्यकता होती है। तो जिस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज में इंटरनेट एक्सप्लोरर डिफॉल्ट ब्राउजर के साथ आता है, उसी प्रकार से उबंटू में मोजिला फायरफॉक्स को डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में यूज किया गया। मतलब यदि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो आपको ब्राउजर के रूप में मोजिला फायरफॉक्स मिलेगा। उसके बाद नंबर आता है VLC मीडिया प्लेयर। तो ये जब भी आप मीडिया फाइल्स को चलाना चाहते हैं, जैसे सॉन्ग सुनना चाहते हैं, वीडियो चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको VLC मीडिया प्लेयर डिफॉल्ट रूप से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि उबंटू में या लाइनेक्स में डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर कौन सा होता है, तो हमें आंसर क्या देना है, VLC मीडिया प्लेयर। उबंटू या लाइनेक्स पर डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है, तो मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल अच्छे से याद करिएगा ट्रिपल के लिए। उसके बाद आगे कहता है हम इस पर, ये तो हमको मिलते ही मिलते हैं, हम इस पर अपनी इच्छा अनुसार या अपनी सुविधा अनुसार और भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब ये कोई पाबंदी नहीं लगाता है कि जो मैंने सॉफ्टवेयर दिए हैं आप केवल उन्हीं का यूज कर सकते हैं। आप उसके अतिरिक्त भी जो भी आपको ज्यादा उचित लगे, ज्यादा अच्छा लगता है, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं उबंटू के बारे में थोड़ा सा, कि उबंटू यानी कि लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो फाइल सिस्टम पाया जाता है, हम लोग विंडोज में बात करते हैं तो वहाँ फाइल सिस्टम बात करते हैं, तो उस फाइल सिस्टम में क्या क्या होता है, किस किस प्रकार की फाइलें होती हैं, किस नाम से होती हैं, उसकी डायरेक्टरी का नाम क्या होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। लिनक्स का जो हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है, तो कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे ऊपर हमारी रूट डायरेक्टरी होती है, रूट डायरेक्टरी के अंदर बिन होती है, रूट के अंदर etc होती है। ये सारी डायरेक्टरियां हमारी पाई जाती हैं लाइनेक्स के फाइल सिस्टम में। ठीक, ये सारी डायरेक्टरी कहां पाई जाती है, लाइनेक्स के फाइल सिस्टम में।
बिन हो गई, etc हो गई, होम, lib, mnt, dev, proc, root, sbin, temp और यूजर। अब इन डायरेक्टरीज के अंदर भी सब डायरेक्टरीज हो सकती हैं या इनके अंदर कुछ कमांड्स भी पाई जा सकती हैं जिनका उपयोग हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते समय करते हैं। तो अब इनके बारे में थोड़ा आगे देखते हैं डिटेल में कि क्या क्या होता है और किस पर क्या पाया जाता है। अब यहाँ पर मेन चीज लिखी है सेकंड नंबर की लाइन पे कि जो लिनक्स की मुख्य डायरेक्टरी होती है उसे जीरो लेवल या रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है कि जो मेन डायरेक्टरी होती है, जो सबसे पहली डायरेक्टरी होती है, उसे रूट कहा जाता है और इसे बैकस्लैश से डिनोट यानी कि प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पे दी गई है वो रूट डायरेक्टरी दी गई है आपकी। तो मैं आपको बता रहा था कि क्या है, ये लिनक्स की रूट डायरेक्टरी होती है। मतलब देखो मैंने बताया अभी, ये जो सिंबल है ये बैकस्लैश, ठीक है। तो बैकस्लैश का जो सिंबल होता है वो लिनक्स के फाइल स्ट्रक्चर में रूट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? रूट डायरेक्टरी को। और इस फाइल रूट डायरेक्टरी के अंदर टॉप लेवल की डायरेक्टरियां मौजूद होती, मतलब इसी रूट डायरेक्टरी के अंदर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग होने वाली जितनी भी टॉप लेवल की डायरेक्टरीज होंगी वो सारी की सारी रूट डायरेक्टरी के अंदर ही पाई जाती हैं। उसके बाद अगला नंबर है हमारा स्लैश बिन। स्लैश बिन का यूज होता है जो इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी एग्जीक्यूटेबल कमांड्स होती हैं वो सारी हमारी स्लैश बिन नाम की डायरेक्टरी में पाई जाती हैं। जैसे सीपी का यूज किया जाता है कॉपी करने के लिए, पीडब्ल्यूडी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए होता है, और एलएस का यूज किया जाता है डायरेक्टरीज की लिस्ट को शो कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर है हमारा स्लैश डीईवी। तो इस डायरेक्टरी के अंदर विभिन्न डिवाइसेस से रिलेटेड विभिन्न स्पेसिफिक फाइल्स स्टोर रहती है। जैसे आपने प्रिंटर अपने कंप्यूटर सिस्टम पे लगाया तो प्रिंटर से संबंधित जो भी फाइल्स होंगी वो स्लैश डीईवी में जाके स्टोर हो जाएंगी। आपने अगर कोई सीडी रोम लगाया हुआ है या आपने कोई स्टोरेज डिवाइस के अलावा आप प्रिंटर लगाते हैं, स्कैनर लगाते हैं, वेबकैम लगाते हैं, इस प्रकार की कोई भी डिवाइस लगाते हैं तो उन सभी की जो भी डिवाइस ड्राइवर जो इंस्टॉल होते हैं वो सारे जाकर के कहां पर काम करते हैं? स्लैश डीईवी पर जाकर स्टोर हो जाते हैं। उसके बाद अगला नंबर हमारा आता है स्लैश ईटीसी। तो जितना भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन होता है कि उस पर रैम कितनी है, उस पर प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, कितने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगा हुआ है, रैम है और ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इस प्रकार जो भी कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित जानकारी होगी वो सब आपको ईटीसी नाम की फाइल डायरेक्टरी के अंदर प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद स्लैश एलआईबी। तो इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होने वाली जितनी भी लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं और तो वो सारे लाइब्रेरी फंक्शन किसी न किसी लाइब्रेरी फाइल पे होते हैं, तो वह सारी लाइब्रेरी फाइल्स स्लैश एलआईबी नाम की डायरेक्टरी में मौजूद रहती हैं। उसके बाद स्लैश एमएनटी। तो इस डायरेक्टरी में डिवाइस को माउंट करके रखा जाता है। माउंट करने का मतलब होता है जब हम हार्ड डिस्क यूज करते हैं उसके कई सारे पार्टीशन बनाते हैं, हर पार्टीशन को हम फॉर्मेट करके व्यवस्थित तरीके से प्राइमरी रूप में यूज करते हैं। तो जितनी भी स्टोरेज डिवाइस है जब उनके पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो उन सभी को हम माउंट डिवाइस बोलते हैं। तो उन सभी से संबंधित फाइल्स हमें कहाँ प्राप्त होती है? स्लैश एमएनटी में प्राप्त होती है, जैसे हमारी हार्ड डिस्क होती है। उसके बाद अगला नंबर होता है हमारा स्लैश रूट। यह लिनक्स सिस्टम में यूजर की होम डायरेक्टरी होती है जिसमें रूट यूजर के डॉक्यूमेंट और फाइल में स्टोर होता है। उसके बाद अगला है हमारा स्लैश एसबिन। इस डायरेक्टरी के अंदर सिस्टम की बाइनरी फाइल, अभी हमने पढ़ा ऊपर स्लैश बिन, तो इस डायरेक्टरी के अंदर जो एग्जीक्यूटेबल कमांड होती है केवल वो पाई जाती है, और एस बिन के अंदर सिस्टम की बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल का मतलब भी वही होता है जो एग्जीक्यूट करती है, मतलब जो भी फाइल एग्जीक्यूट करती है वो बाइनरी फाइल होती है। तो इस एस बिन के अंदर जो होता है वो सिस्टम की लाइब्रेरी फाइल्स या सिस्टम की बाइनरी फाइल पाई जाती है। उसके बाद अगला है स्लैश प्रोक। इस डायरेक्टरी के अंदर लाइनक्स कर्नल की लाइव सिस्टम फाइल स्टोर रहती है, मतलब जो हमारे लाइनक्स में कर्नल पाया जाता है जो कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है उससे संबंधित जो फाइल्स होती हैं वो स्लैश प्रोक में पाई जाती हैं। स्लैश यूजर। तो स्लैश यूजर इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी
यूजर से संबंधित एग्जीक्यूटेबल कमांड्स वाली फाइल्स होंगी, वो सारी की सारी फाइल /usr में पाई जाती है। यूएसआर का मतलब यूजर होता है, तो इतना आपको समझना है कि यूजर से रिलेटेड जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी वो सारी आपकी /usr में पाई जाती है। अगला है /boot, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कराने वाली जो फाइलें होती हैं वो /boot में पाई जाती हैं। फिर है उसके बाद /kernel, इसके अंदर कर्नल से संबंधित जो सामान्य फाइलें होती हैं वो पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी कुछ मुख्य फाइल सिस्टम में जो यूज होने वाली डायरेक्टरियां हैं वो आपकी ऐसी ही है। सबसे पहले है रूट के बाद है हमारा bin, फिर dev, etc, lib, mnt, root, sbin, proc, यूजर, बूट और कर्नेल। इनके बारे में हमको अच्छे से पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम्स में पूछ लेता है कि डिवाइस को माउंट करने के लिए या डिवाइस जब माउंट कर दी जाती है तो उससे रिलेटेड फाइल कहाँ पर पाई जाती है, तो /mnt में पाई जाती है। या पूछ सकता है कि जितनी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं या कमांड्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो bin में पाई जाती है। अगर पूछेगा सिस्टम फाइल से संबंधित जो बाइनरी फाइल्स यानी कि जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो sbin में पाई जाती है। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोग करने से पहले हमें उसके फाइल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, तभी हम चीजों को जो सर्च कर पाते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी हार्ड डिस्क कहाँ मिलेगी या हम अपनी हार्ड डिस्क के अंदर क्या क्या चीजें स्टोर की हैं उन्हें कहाँ से देखेंगे। तो जब तक हमें जो फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है वो पता नहीं होगा तो हम उस तक नहीं पहुंचेंगे। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, और इसके बाद मैं Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड अगला वीडियो लेकर के फिर से आपके सामने आऊंगा। धन्यवाद।